ऑर्गेनिक जब शुरू करते हैं तो अपन पढ़ते हैं पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जब अब अपन इनऑर्गेनिक शुरू करेंगे तो एक बार हम क्या है कि एक बार पढ़ेंगे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इसको मैं नाम दूंगा वो क्या बोलूंगा, जीआईसी। पहले अपन जीओसी करते हैं ना, तो उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि इसमें अगर अपन बात करें, जैसे जनरल आपको बात बताता हूँ कि जो अपने दो चैप्टर्स हैं, पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक। वैसे इनऑर्गेनिक में आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी इसी में आते हैं, ठीक है। मेटलर्जी अभी डिलीटेड है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपन बात करें जैसे एक जनरल इन्फॉर्मेशन पहले मैं बात करूँ, जैसे अपन इसको पहले तो आप लिख लो अपने पास, ये क्या है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अभी इस साल जो इनऑर्गेनिक में जो चैप्टर्स हैं, ऐसे दिक्कत तो नहीं लिखने में, आपको दिक्कत तो नहीं चलेगा क्योंकि जो अपने पास था हिसाब किताब उसमें ही एक बार सेटल किया ना इसको, तो ये थोड़ा सा ध्यान से आप देखना। दो चैप्टर्स आएंगे अपने पास। एक चैप्टर तो अपन को पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अभी अपन स्पेसिफिकली बात नहीं करेंगे, एक बार जनरल बातें करेंगे। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा से थोड़ी हैवी वेटेज करा है एज अ सिंगल चैप्टर। लेकिन अभी क्या है, अभी तो क्लब कर दिया इसको सबको, जितना भी आप जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसको सबको क्या किया, क्लब कर दिया आपके। मतलब जैसे ऑर्गेनिक की पूरी किताब 28 मार्क्स की है, बात खत्म। अब उसमें से पहले पहले क्या होता था, 4-5 साल से अभी किया इन्होंने, उससे पहले होता था हर चैप्टर का एल्डिहाइड कीटोन है तो 5 मार्क्स का, एल्लोएल्केन है तो 4 मार्क्स का, ऐसे दिया होता था। तो जैसे अपने जैसे को तैयारी करने वाले कई ऐसे होते थे, भी चल यार 4 नंबर का एल्लोएल्केन है इसको तो छोड़, 4 ही कटेंगे। तो अब क्या उसका इलाज क्या निकाला उन्होंने कि भाई आप छोड़ कोई नहीं चैप्टर, जाओ आप सब चैप्टर्स तैयार करो, क्योंकि अगले का मन करेगा तो 20 नंबर का एल्लोएल्केन्स में से देगा। होता नहीं है ऐसा, लेकिन अब यही सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि लगभग जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, 8 मार्क्स के आसपास का पी ब्लॉक आता है आपके पास, ठीक है। इस 8 मार्क्स में से और डी एंड एफ की जब अपन बात करें तो ये आपके पास जो है 5 मार्क्स के आसपास का आता है। तो ये दोनों चैप्टर मिला के 20% वेटेज हो जाती है, ठीक है ना। 8 और 5 13, मतलब 14, ऑलमोस्ट 14 मार्क्स आउट ऑफ 70, 20% वेटेज बहुत हाई हो जाती है दो चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। अब आते किस तरह के क्वेश्चंस हैं, फियर फैक्टर बहुत ज्यादा है। मेरा काम क्या रहेगा कि आपके दिमाग से जो टेंशन है वो निकाली जाए। जो मैं बताने जा रहा हूं ये नहीं है कि कोई वही है जो मैंने कह दिया कि ऐसे ही होता है। ये जो प्रीवियस पेपर्स आते रहे उनमें एक जनरल ऑब्जर्वेशन रही है कि इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले होते हैं रीजनिंग बेस्ड, ठीक है। रीजनिंग बेस्ड में आपको मतलब कोई फिनोमिना, उसका पर्टिकुलर रीजन देना होता है, भी ऐसा क्यों होता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, गिव रीजन, ठीक है ना। मान लो जैसे जो है PCl5 एग्जिस्ट, NCl5 डज नॉट, तो उसमें वन लाइन आपको आंसर देना होता है, भी क्या, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, ठीक है। ये बात समझते हो? ऑनेस्टली कितने जने समझते हैं? अपन अगर बात ही कर रहे हैं अभी अपने, एक बार तो अपन समझना शुरू कर रहे हैं। अभी PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन नाइट्रोजन उसी ग्रुप का मेंबर है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। कितने जने प्रॉपर रीजन जानते हैं? ऑनेस्टली नहीं जानते तो आप समझो मेरी बात को, क्योंकि मैं अब जजमेंट करूंगा कि मुझे कितना पीछे जाके आपको समझाना है। समझे ना मेरी बात को? चैप्टर में ज्यादा काम आपका है, जो रटने वाला है वो आपका है, रिएक्शन रटने वाला, लेकिन मेरा काम है कॉन्सेप्चुअली आपको साउंड करना। क्योंकि जो है, अब जैसे अगर आपको इसका जवाब नहीं पता ना, तो ये पार्ट जो है ये मैं आपको करवाऊंगा। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको पिन पॉइंट आंसर देने होते हैं। पिन पॉइंट 3 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें एक एक नंबर के 3 पार्ट होंगे। गिव रीजन, इसका 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 3 मॉलिक्यूल्स को अलग अलग को 6 को 2 को आपस में कंपैरिजन करके दे दिया। आपको पिन पॉइंट रीजन देना होता है उसके अंदर, और हर चीज के पीछे एक पर्टिकुलर कोई ना कोई फिनोमिना होता है। कहीं वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, कहीं पर्टिकुलरली हाइब्रिडेशन भी समझाना होता है, कहीं फजांस रूल्स समझाने होते हैं, ठीक है। पुरानी पुरानी बातें। तो अगर अपनी 11th स्ट्रांग रही है तब तो हम इस चीज का जवाब दे सकते हैं। अगर अपनी 11th वीक रही है तो ये बहुत परेशानी वाला काम रहता है। तो आप समझिए कि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं लगभग 6 मार्क्स के आते हैं इसके अंदर,
ठीक है, मतलब आप समझें कि 5 to 6 मार्क्स के रीजनिंग बेस्ड आते हैं। अभी कोई फिक्स मैं नहीं बता रहा आपको, क्योंकि लेकिन जनरली जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं इसमें रीजनिंग बेस्ड आते हैं, जो कि मेरा काम रहेगा। फिर इसमें आते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस 1 से लेकर 2 नंबर तक के आते हैं, 1 to 2 मार्क्स के स्ट्रक्चर बेस्ड। ठीक है, तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको 11th की VACPR करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस जो अपने यहाँ पर, क्योंकि पी ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट टाइप के होते हैं, तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, ज्योमेट्री होती है, वो ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। गॉट माय पॉइंट? तो VACPR मैं आपको दोबारा करवाऊंगा। मतलब आप समझो कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। हो सकता है आपको किसी किसी को ग्रिप अच्छी है तो आपको लगे यार ये तो मुझे सारी बातें आती हैं, हो सकता है, बट मैं तो सबके साथ चलूंगा, है ना। जो अधिकतर हम लोग क्या होते हैं, भूल चुके होते हैं। और आसान है ये चैप्टर, मुश्किल नहीं है, दोनों में ये सिचुएशन है। पर रीजनिंग बेस्ड प्रॉपर रीजन देना वो तभी आता है जब हम सारे पढ़े हुए फिनोमिना रिवाइज करेंगे। ऐसे नहीं पूरे पूरे चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा और उतना इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, मगर मैं आपको जितने जितने फिनोमिना आते हैं, गिनती के ही हैं वो, हर चैप्टर में। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में गए, वहां पर क्या क्या काम की चीजें हैं, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या काम की चीजें हैं, केमिकल बॉन्डिंग 11th में क्या क्या काम की चीजें, जो जो काम की चीज होगी वहां पर, इक्विलिब्रियम से भी कुछ काम की चीजें हैं, थर्मोडायनेमिक्स से कुछ काम की चीजें हैं। तो जो जहां पर जो काम की चीज इस चैप्टर में इसमें यहाँ अप्लाई होनी है, वो मैं आपको रिवाइव करवा दूंगा। ठीक है ना। वही काम हमने जनरल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले हमने वही करना है, ताकि फिर हम जब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सच में इस चैप्टर में डालते हैं तो आप कह लो कि 40% आपका काम हो जाएगा पहले। ठीक है। तीसरी कैटेगरी जो आती है ना, वो आती है रिएक्शन बेस्ड। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी 1 to 2 मार्क्स के आते हैं, और ये आपके लिए नाइटमेयर है, ये सबसे गंदा काम है, खतरनाक है, जो आपको तंग करता है। होता क्या है कि हम अधिकतर तैयारी जब करते हैं तो इन ऊपर वाले 2 सेगमेंट्स को तो इग्नोर ही कर देते हैं। हमारा सेगमेंट जो है ना सारा का सारा, और इतनी रिएक्शंस हैं, जब आप बुक उठाते हो, किसी किसी ने हो सकता है अब तक देखी हो पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की बुक उठा के, तो आप लोग रिएक्शंस ही बहुत सारी हैं, याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे। तो भाई याद तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि रिएक्शंस 1 या 2 नंबर की ही आती हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो इतना बड़ा इशू नहीं है, जो मेजर सेगमेंट है वो ये वाला है। तो मेरी हेल्प इसमें, जैसे इनऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में फिर भी एक मेथोडोलॉजी होती है, इनऑर्गेनिक में इतनी मेथोडोलॉजी नहीं आती है। एक सिस्टम है, बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनमें मैं आपको कोई ना कोई बता दूंगा, कोई पुरानी 10th की पढ़ी हुई बात आपको रिकॉल करा दूंगा, कोई तरीका बता दूंगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको रिएक्शन तो याद ही करनी पड़ेगी। लेकिन रिएक्शंस की वेटेज बहुत कम रहती है, 1 या 2 नंबर की आएंगी जरूर, कंप्लीट दिस रिएक्शन, मगर कम रहती है। वो ही डी ब्लॉक में है। डी ब्लॉक में भी मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग बेस्ड आते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से अब की बार रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि वो डिलीटेड है इस बार। जो रिएक्शन बेस्ड पार्ट था डी एंड एफ ब्लॉक में, वो था 2 टिपिकल कंपाउंड्स थे जिसमें डी ब्लॉक मेटल्स आते हैं। एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम आता है उसके अंदर, और एक पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें मैंगनीज आता है। तो वो उन कंपाउंड्स के अपने रिएक्शन थे, वो सारा डिलीटेड है इस टाइम। तो ये अच्छी बात है आपके लिए कि भाई आपको जो है वो डिलीटेड, अभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए एटलीस्ट आपको उसमें तैयारी नहीं करनी, वो रिएक्शंस उसमें नहीं, तो उसमें रिएक्शंस याद करने पड़ते हैं। तो देखो मेरा काम प्राइमरीली क्या होता है कि पहली बात कॉन्फिडेंस जनरेट करना। हमें लगता है और हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। लगभग 5 मार्क्स का डी एंड एफ आता है और 8 मार्क्स का जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है। तो हम जो है अभी आज अपन जो है बात शुरू करेंगे जनरल में। हम एक बार 11th के वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे जो जो जहां जहां पर हमें जरूरत है। जो बात आपको ना समझ आए, बोलो, नहीं बोलोगे तो आपकी गलत बात है, मतलब फिर देन इट यू आर एट फॉल्ट। ठीक है, फॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम है। ठीक है, स्ट्रेस तो है ही, स्कूल में एग्जाम्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल आ जाएंगे, सारी चीजें चलेंगी, लेकिन उसके बाद आपने सिर्फ जितनी देर आप मेरे पास है उतनी देर बस आपने पूरा इनपुट देना है, इतना सा करना। क्योंकि अगर मार्च में प्रैक्टिकल सबके हो भी जाएंगे तो भी अप्रैल का पूरा महीना आपके पास रहेगा रिवाइज करने के लिए। यू विल बी इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो फेब है, हम फेब में तो हम फ्री हो ही जाएंगे, दोनों चैप्टर्स करवा दूंगा मैं आपको, लेकिन तसल्ली से रिवाइज करना। हाँ, जब मुझे लगे यार इतना ज्यादा इन डेप्थ पिछले जाने की जरूरत नहीं है तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं उतना ही करवाऊंगा जितना हमारे लिए जरूरत है। ठीक है, तो हो सकता है आपको किसी किसी को लगे यार ये तो बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, तो थोड़ा सा प्लीज बेयर कर लेना, क्योंकि हमें सबको साथ में लेके चलना है।
चलिए तो हम बात शुरू करते हैं, हम पीछे चलेंगे एक बार। अब क्या करेंगे हम, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लूं। तो हम क्या करेंगे, हम पिछले 11th के जो कॉन्सेप्ट्स हमें जहां जहां जरूरत पड़नी है उसके बारे में हम बात करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट था पहला चैप्टर, अगर आप बात करें क्लास 11 में, तो मोल कॉन्सेप्ट का यहां पर कोई काम नहीं है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये मैं चाहूंगा आप लिखो। ठीक है, यहां से अब आप लिखना शुरू कर सकते हैं। लिखने में दिक्कत तो नहीं, थोड़ा सा रोशनी कम कर रखी है मैंने, तो है इट्स ओके। तो ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट से अपन बात शुरू करते हैं। मैं मेरा पेन साइज को इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे कोई भी एटम होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको पता है शेल्स होती हैं। ठीक है, पहली शेल जो होती है ना, शेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, शेल को आप रिप्रेजेंट करते हो एन से। पहली शेल, इसको ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। क्योंकि क्या है कि जब हम पढ़ेंगे ना पी ब्लॉक डी एंड एफ, तो वो वहां पर ये बातें यूज होंगी, ये भाषा यूज होगी। ये भाषा यूज होगी तो आप तंग होगे, आप कहोगे यार ये क्या चीज थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनके अपने को ध्यान नहीं है। ठीक है, तो मैं उस चीज कर, क्योंकि मुझे पता है ना कहां पर दिक्कतें आती हैं। ठीक है, आप में से कोई बोलते नहीं है, पर मैं हर उस चीज को एक बार आपको बता दूंगा। एक तरह की डिक्शनरी दोबारा से खोल लेंगे जो पिछली शायद अपनी बंद हो चुकी। ठीक है, तो शेल जो होती हैं उसको एन से इंडिकेट करते हैं, और ये हर एटम के चारों तरफ इनफाइनाइट तक होती हैं, जिसको हम KLMNOP बोला करते थे। बाद में हमने कहा कि शेल चारों तरफ होती है, जैसे 2D ना होकर 3D होती है। तो पहली शेल 1 होती है, दूसरी शेल n=2, तीसरी शेल n=3, चौथी शेल n=4। हाँ, ये भी मैं कहूंगा, अगर जो बात आपको पता है बिल्कुल अच्छे से, आप भली मत लिखना। लेकिन हर शेल में सब शेल होते हैं, हर शेल में सब शेल होते हैं। जैसे गली में मकान होते हैं, वैसे हर शेल में सब शेल होते हैं। पहली जो गली होती है, पहला जो शेल होता है, उसमें एक ही सब शेल होता है। ठीक है, पहली शेल में एक ही सब शेल होता है, उसको हम बोलते हैं 1s, उसको हम बोलते हैं 1s। ठीक है, जैसे जैसे आपकी शेल बढ़ती है वैसे वैसे एक सब शेल बढ़ती जाती है। दूसरी जो शेल होती है, दूसरी जो शेल होती है, उसमें क्या होता है, 2 सब शेल होते हैं। एक बार आप देखो बनाने की जगह, दूसरी शेल में 2 सब शेल होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं, इनका नाम होता है 1s और 2s और 2p। इनके नाम होते हैं 2s और 2p। दूसरे शेल से, हर नए शेल से एक नया सब शेल लॉन्च होता है विद एन इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तीसरे में जाकर क्या होता है, तीसरे में आपके पास 3 सब शेल होती हैं। इसी तरह से चौथे शेल में आपके पास 4 सब शेल होती हैं। पांचवें में आपके पास 5 सब शेल होती हैं। ऐसे एक एक करके एक बार हर बार एक सब शेल बढ़ता है। तो इन सब शेल्स के बारे में अगर बात करें तो वो भी क्या है, SPDF जैसे चलता है ना, तो सब शेल बढ़ती चली जाती हैं। जैसे अब आप थर्ड शेल पे आओगे, थर्ड शेल पे आपके पास क्या होगा, 3s, 3p और 3d। फिर उसी तरह से फोर्थ शेल में आओगे तो आपके पास क्या होगा, कौन कौन से सब शेल होते हैं, इनके नाम क्या क्या होते हैं, इनके नाम होते हैं 4s, 4p, 4d और अब क्या हो गया 4f। अब G फिफ्थ शेल में जब आप जाओगे तो 5s, 5p, 5d, 5f और 5g। सेवन सब शेल में जब आप जाओगे 7s, 7p, 7d, 7f, 7g और फिर 7h। मतलब हर नए शेल में एक नया सब शेल लॉन्च हो जाता है। एक बात, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कहते हैं भाई कोई चीज अपना एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट शो नहीं करती। चलो वो अपन आगे बात करते हैं। एक बार सबसे पहले तो समझो कि अवेलेबिलिटी होती है। अब एक, जैसे अगर अपन क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं, सबसे पहले होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ये n आपको क्या बताता है, ये n आपको शेल बताता है, n आपको शेल बताता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताता है आपको। ये शेल नंबर है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, पूरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा, ऐसे शेल बढ़ते जाएंगे। ये पहला शेल। अब क्या होता है कि हर शेल में, ये शेल के नंबर है 1 2 3 4, हर शेल के सब शेल होते हैं। अगर हर्षित दिक्कत आ रही तो इधर आ जाओ, उधर अगर थोड़ा दिक्कत आ रही तो ठीक है, इधर बैठ के, ये आ गया सही है एकदम ओके। तो मेरे को लगा लैपटॉप कहीं आपको दिक्कत,
अच्छा, अगर दिक्कत है तो क्या ओके, ठीक है। तो अब क्या है, इसी तरह से जब आप शेल जैसे n की वैल्यू जब आप लेते हैं ना, n की वैल्यू आप क्या लेते हैं, n कहां से कहां तक है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे चलता रहता है इंफिनिटी तक। तो दूसरा क्वांटम नंबर जो होता है ना, ये कहलाता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, एल से इंडिकेट करते हैं, और ये सबशेल के बारे में बताते हैं। जैसे गली में मकान होते हैं ना, वैसे ही शेल के अंदर सबशेल होते हैं, और इनके जो है, इनके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है जब आपके पास एल की वैल्यू एन से एक कम आती, तो एन जब 1 होता है तो एल की एक ही वैल्यू होती है 0, एन जब 2 होता है तो एल की दो वैल्यूज होती हैं 0 और 1, एन जब एल जब 3 होता है तो 0 1 और 2, एल कभी भी एन को एक्सीड नहीं करता, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ में क्या होगा, 0 1 2 3। अब क्या होता है कि एल की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से सबशेल के नाम दिए गए हैं। जब एल 0 होता है, मैं आपको नहीं कहूंगा लिखो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा लिखो, लिखना है, आपको लगता है ये चीज मुझे नहीं आती क्योंकि सब पुरानी बातें, पर मुझे बतानी है, मेरे को लगता है कि मेरी तरफ से कोई ऐसी ना बात रह जाए जो आप बाद में देखो अच्छा ये क्या चीज थी मेरे को पता नहीं था, तो आप ये नहीं कह सकोगे इसके बाद कि मैंने तो जी पढ़ा ही नहीं कभी, ठीक है। एल जब 0 होता है ना, सबशेल का नाम क्या होता है, एस, ठीक है। अगर आपको चीजें आती हैं तो लिखना कोई जरूरी नहीं है। फिर 1 होता है तो पी, हाँ ये भी एक चीज हो सकती है कि आप यहाँ पर समझो, और रिकॉर्डिंग भी, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी स्ट्रीम पर, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, बाद में नोट्स बनाना चाहो ये भी कर सकते हो, अभी ध्यान जो दैट इज योर ओन डिसीजन, ठीक है। उसके बाद जब 2 होता है तो क्या होता है, डी, और उसके बाद क्या होता है, 3 पर होता है एफ, ऐसे चलता चला जाता है। तो अब देखो, जब हम ये सबशेल का नाम लिखते हैं ना, हम लिखते हैं एन एल। अब जैसे मान लो मैं एन लिखता हूं 2 और एल लिखता हूं 0, तो ये कौन सा सबशेल बना, 2, और एल जब 0 होता है सबशेल का नाम क्या होता है, एस, इस सबशेल का नाम क्या बना, 2s, एग्री, ठीक है। इसी तरीके से मैं एन लिखता हूं, अगर आपके पास मान लो 2 और एल लिखता हूं मैं आपके पास 2, तो कौन सा बना, 2d, 2D, एन एल जब but आपने existing लिखा तो बना 2d, लेकिन अब आप ध्यान से देखो यहां पर देयर इज नथिंग कॉल्ड 2d, देयर इज नथिंग कॉल्ड 2d, क्यों नहीं होता 2d, क्योंकि n जो है, l जो है कभी भी n की वैल्यू को एक्सीड नहीं करता, उससे एक यूनिट कम ही होता है हमेशा। अगर n 1 होता है तो l 0 से ज्यादा नहीं हो सकता, n 2 होता है तो l की अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, n जब 3 होता है तो मैक्सिमम 2 हो सकती है, n जब 4 होता है तो मैक्सिमम 3 हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंगली आपके 1 2 3 4 जब इनकी वैल्यूज होती है l की, तो आप इनके सबशेल के नाम देते हो SPDF इस तरीके से, ठीक है। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड 2d, 2d नाम की कोई चीज नहीं होती, 3f नाम की कोई चीज नहीं होती, 5g नाम की कोई चीज नहीं होती। d ऑर्बिटल सबसे पहले शुरू कहां से होगा, थर्ड शेल से, f ऑर्बिटल सबसे पहले शुरू कहां से होगा, फोर्थ शेल से, उससे पहले होता ही नहीं। तो ये एक बात अगर आपको पता है तो कुछ कैटेगरी के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आप जवाब दे सकते हो, वो अभी मैं आपको बताता चलूंगा, मैं अपनी तरफ से बताता चलूंगा सारी बातें, फिर जब हम क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे तब भी हम रीजनिंग बेस पे ये क्वेश्चन आते हैं, अब सुनो मेरी बात, जब जिस दिन मैं ऐसे बोलूंगा तो आप उस टाइम इस चीज को रिकॉल करके जवाब दे पाओगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जब हमारे पास करेक्शन के लिए आंसर की आती है तो हमारे को ना वहां पर पूरा आंसर नहीं लिखा होता, कीवर्ड लिखा होता है कि बच्चे ने एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल लिखा हुआ है तो नंबर दे देना, नहीं लिखा होता मतलब उसने लाफे मारे हुए और कोई आंसर ही नहीं बनता, ठीक है। तो कम से कम आपको ये तो पता हो जब जहां पर क्या एग्जैक्ट आंसर देना है, तो उसके बीच में थोड़ी हम गहराई से बात कर लेंगे, ताकि आप यू ही फेंक करना है चीज को लॉजिकली, जो थॉट प्रोसेस है उसको मतलब आप इनपुट ले अपने पास। अब यहां पर क्या है, उसके बाद अगली चीज क्या आती है कि जैसे एन हो गया, एल हो गया, एल आपको बताता है सबशेल, ठीक है। तीसरा क्वांटम नंबर कहलाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताता है ऑर्बिटल के बारे में, जिसको हम सबशेल बोलते हैं। ये सारी बातें वैसे आपने 11th में पढ़ी हुई हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऐसा तो बहुत कुछ था, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दुनिया जान की, वो हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ वो सेगमेंट को उठा रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि एन एल एम हो गया, एम आपको सबशेल या ऑर्बिटल जिसे आप बोलते हैं उसके बारे में बताता है आपको कि ऑर्बिटल कौन सा होगा। जैसे गली में मकान होते हैं तो गली हो गई समझ लो अपना शेल, फिर मकान उसके अंदर क्या हो गए, सबशेल। अब जो मकान के अंदर कमरे बने होते हैं वो होते हैं ऑर्बिटल या सबशेल, कमरों में रहने वाला रहता है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या होता है, जैसे थोड़ा सा मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे बताता हूं कि n किसी चीज का जब होता है तो l की वैल्यू जो होती है ना 0 से लेकर
n-1 तक होती है। वैसे ही l की अगर कुछ वैल्यू होती है तो जो m की वैल्यू होती है ना, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो -l से लेकर +l तक होती है इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो जब l आपका 0 होगा तो m की वैल्यू होगी 1 0। जब l आपका 1 होगा तो m की 3 वैल्यूज आएंगी -1 0 +1। जब l आपका 2 होगा तो m की -2 -1 0 +1 +2 5 वैल्यूज आएंगी। उसके बाद जब l आपका 3 होगा तो m की वैल्यूज -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 ऐसे वैल्यूज आती चली जाएंगी। अब l जब 0 होता है तो सबशेल का नाम क्या होता है? s। 1 पर क्या होता है? p, 2 पर होता है d, 3 पर होता है f। ये जो होते हैं ना, ये आपके जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताते हैं ऑर्बिटल कितने, रूम नंबर। पहला जब l 0 है यानी s सबशेल जो होती है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही डब्बा होता है, रूम नंबर 0। दूसरी सबशेल p जब होती है तो उसमें 3 डब्बे होते हैं, यानी उसमें 3 रूम होते हैं, रूम नंबर -1, रूम नंबर 0, रूम नंबर +1, px py pz। जब d ऑर्बिटल होता है तो m की कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 5। तो d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5। f सबशेल होगा जब l की वैल्यू 3 होगी तो आपके पास क्या आएगा? ये 7 वैल्यूज आ जाएंगी। आप ये डब्बे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। हर डब्बा एक ऑर्बिटल है, और अगर आप चिपका के बनाते हैं तो उसका मतलब वो डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मतलब इट्स ऑफ सेम एनर्जी। जब भी कभी डीजेनरेसी ऐसा वर्ड आता है, डीजेनरेट का मतलब क्या होता है हमारी लैंग्वेज में? ऑफ सेम एनर्जी। उसमें एनर्जी जो होती है सेम होती है। तो जो डब्बे हम पिचका के, जो ऑर्बिटल्स हम पिचका के नहीं, चिपका के बनाते हैं, उनका मतलब उसमें एनर्जी गैप नहीं होता, सारे एक समान होते हैं उसके अंदर। फिर हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो इस हिसाब से क्या होता है कि अगर एक एटम के अंदर हम बात करें, मैं वापस पीछे चल रहा हूं, तो उसमें क्या होता है कि जो सेटअप है उसको अगर हम सोचें तो s ऑर्बिटल में एक ही डब्बा बनेगा, ठीक है, s ऑर्बिटल में एक ही बॉक्स बनेगा, क्योंकि s में कितने होते हैं? s के लिए एक ही वैल्यू मिली हमें, देखा था ना अभी। जब आपके पास s ऑर्बिटल था तो उसमें m की एक ही वैल्यू आई। तो इसीलिए क्या होता है कि s ऑर्बिटल, s जो सबशेल होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो जितने भी s बने हुए हैं अपने पास यहाँ पर, जितने भी s है, चाहे 1s है, चाहे 2s है, चाहे 3s है, उनमें एक ही बॉक्स बनेगा, एक ही बॉक्स बनेगा, यानी उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। पहले वाला होता है 1s, दूसरा क्या कहलाता है? 2s, फिर क्या कहलाता है? 3s, फिर क्या कहलाता है? 4s। ये बातें आपको पता है, मुझे पता है ये बात, बट स्टिल हम एक बार सब बराबर लाना है हमें, हो सकता है मैं से कुछ को ना भी बताऊं। इसी तरह से जब आप p पर आते हैं, p सबशेल की जब आप बात करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर m की 3 वैल्यूज होती हैं, तो p में जो है 3 डब्बे बनाते हैं। जितना भी आपके पास p है उसमें आप क्या करते हैं? 3 डब्बे बनाते हैं। चाहे आपका फिर, हाँ ये जरूर है कि p शुरू कहां से होता है? ये आपके पास 3 बॉक्स बन गए इसके अंदर, 2p 3p, ठीक है, 4p, इस तरीके से। उस तरह से जब आप आते हैं, p के बाद कौन सा है अगला? d। d में कितने देखे हमने? 5। अगर आप ध्यान से देखेंगे d जब सबशेल था हमारे पास, फिर ये चीजें बाद में नहीं बताऊंगा, फिर मैं आपको तो आपको पता ही है, फिर तो मैं ये बोलूंगा ये तो आपको पता ही है, क्योंकि मैं एक बार बता चुका आपको, फिर बार बार नहीं बताऊंगा। फिर आप देखें अच्छा d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, कैसे? फिर आप गलत हो, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि यहां पर आप देखो d में आपके पास आ गए 5 सबशेल्स, चाहे आपका 3d हो चाहे 4d हो, उसमें आपके पास 5 सबशेल, मतलब सब सबशेल्स, जिनको आप ऑर्बिटल्स बोलते हैं, 1 2 3 4 5। कोई सा भी d ऑर्बिटल होगा उसमें 5 ऑर्बिटल्स ही होंगे उसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही फिर f में आप देखते हो 7, तो पहले में 1, s में 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर g में आएंगे तो 9, फिर h में आएंगे तो 11, मतलब ऑड वाले सारे आते चले जाएंगे आपके पास। तो f में आपके पास कितने हो जाएंगे? क्यों हम f तक क्यों बात करें? क्योंकि हमें d और f ऑर्बिटल तक पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे आपके पास 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो पहला जो शेल है, पहला शेल अगर आपके पास है, पहला शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है?
सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है इसके पास जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो पहले में आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, ठीक है ना, पहले में कितने आते हैं 2, दूसरे में 2, मतलब आपके पास टोटल आपके पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आएंगे 6 × 8, ठीक है। तीसरे में आपके पास 2 & 6 एंड 10, ये कितने हो गए 18, तो तीसरे सबशेल में आपके पास 18 आएंगे। फिर उसके बाद चौथे पे जब आप आते हैं तो उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 9 and 7 16 2 32, अगले में आएंगे 32। बोहर बरी प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। बोहर बरी प्रिंसिपल के हिसाब से हर शेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2n² इलेक्ट्रॉन्स। जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसका स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ n² लेते हो दैट गिव्स यू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और 2n² विल गिव यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो नियम है वो सही है अपनी जगह पर, 2 8 18 32 हर शेल में इस तरह से। अब आप जब 5th शेल आएगा तो आप निकाल सकते हो 5th शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 50 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। ये होता है सबसे पहले जो ऑर्बिटल्स का सेटअप। इज इट ओके? अब उसके बाद क्योंकि क्या है, हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम जो है इन चीजों को समझ के चलें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, दूसरी चीज, अब जो आपको सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए था, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे पहली बात तो हमने जो सीखी है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स है। अभी ऑर्बिटल्स का किस तरह से कॉलोनी बनी हुई है, खाली कॉलोनी बनी हुई है हर एटम के चारों तरफ। अब आते हैं कॉलोनी में रहने वाले। जब रहने वाले आते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो भरते हैं इसके अंदर उसका एक सेट ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर क्या होता है, उसको बोलते हैं ऑफ-बोर रूल। ध्यान है आपको ऑफ-बोर रूल? क्या रूल था, जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं वो पहले भरते हैं। देखो किसी कॉलोनी में आप एंटर करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो पहला मकान होगा वही आपको पसंद आए, ये तो कोई नियम नहीं है। आपको हो सकता है अंदर जाके कोई दूसरा मकान पसंद आए जिसमें ज्यादा आपको लगे आप स्टेबल होगे। वैसे भी अगर आप किसी कॉलोनी में जाते हो और आपकी जेब में अगर पैसे ठीक ठाक हैं तो आप कौन से मकान में रहना चाहोगे, जो आपको ठीक है, तो जो जिसमें आपको ज्यादा आराम मिले, जिसमें आपको कंफर्ट मिले, तो वहां आप स्टेबल होगे ना। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से फिर आप उसमें रहना पसंद करोगे। तो स्टेबिलिटी कहां होती है, जहां एनर्जी कम होती है। स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब एनर्जी कम, और एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम। तो आपको अनस्टेबल में थोड़ी जाना चाहोगे, तो वो जो कौन सा लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल होता है वो हमें पता लगता है ऑफ-बोर रूल से, जो कि है बेसिकली n+l रूल उसका पार्ट है। जिसका n+l छोटा होता है वो पहले भरा जाता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर का n+l जिसका छोटा होता है वो पहले भरा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि n+l सेम आता है, तो उस केस में जिसके n की वैल्यू स्मॉल होती है ना। हाँ जी बोलो बेटा। 1 मिनट लास्ट स्लाइड कर दो। ये वाली जी बस सर। ओके। तो n+l जिसका छोटा होगा वो पहले भरेगा, ठीक है। तो जैसे आप देखो ऑर्बिटल्स के नाम करते हैं अपने 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ऐसे चलता है ना। तो इनके लिए आप n और l लिख सकते हो। ये सारी बातें आपको 11th के शुरू में पढ़ी हुई और ये आती भी हैं, लेकिन अब हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। और हमें वो पार्ट जो मैंने डायलॉग मेरे वही होंगे जो पुराने, मेरे को जो बातें मैंने तो वही बतानी है, लेकिन क्या है कि अब आपको समझ आएंगी जो शायद 11th में समझ ना आई। क्योंकि आज हमारी एक तो समझ भी बेटर हो जाती है, आज हम जरूरतमंद भी ज़्यादा हैं, नीडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब आपको कहते थे पढ़ लो, जब नहीं समझ आता, आज समझ आता है पढ़ लो, ठीक है। तो फर्क तो है ही, वो इट्स नॉर्मल है ना, कॉमन है। तो अब देखो n क्या होगा इनके लिए, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4, n तो सीधे सीधे डिजिट में लिखा हुआ। कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास l की वैल्यू है, s के लिए क्या होता है 0, p के लिए फिर s के लिए 0, p के लिए 1, फिर s 0 1 और 2, फिर 0 1 2 3। जहां ना समझ आए भी, अब अगर आप ये फाइनल टाइम है जो आप ये चीजें समझ रहे हो, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत आएगी। बात हेजिटेशन मत करना, बोल देना सर ये बात मुझे नहीं समझ आई, दोबारा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास टाइम है अब की बार,
ठीक है, तो अब देखो क्या है, n प्लस एल, यहां पर क्या है आपके पास, n प्लस एल, n प्लस एल आया 1, फिर आया 2, 2 प्लस 1 आया 3, 3 प्लस 0 आया 3, 3 प्लस 1 आया 4, 3 प्लस 2 आया 5, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7, सो एन एंड सो फोर्थ, तो चलता जाएगा। सबसे पहले कौन सा भरेगा, सबसे पहले भरेगा 1s, 1s से हायर एनर्जी का कौन सा आता है, 2s, 2s से हायर एनर्जी का क्या आता है, 2p। अब यहां पर 2p और 3s में टाई है, क्यों टाई है, क्योंकि n प्लस एल सेम है। तो फिर उस केस में आपको n प्लस एल फेल हो जाए तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होता है वो पहले बढ़ता है, ठीक है। तो अगर यहां पर हम बात करें 2p और 3s में पहले कौन भरेगा उस हिसाब से, 2p, क्योंकि 2p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 जो है वो छोटा है, तो पहले 2p भरेगा। अगर मैं ये लाइट जला दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, देखना एक बार, अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है तो फिर बंद कर देंगे। ठीक है, चल जाएगा, ठीक। तो यहां पर क्या है कि पहले 2p भरा, 2p के बाद अब क्या है 3s पहले, फिर उसके बाद 3s, अब 3p, 3p और 4s में टाई है, कौन पहले भरेगा, 3p, 3p के बाद कौन भरेगा, 4s, उसके बाद कौन भरेगा, 4s, अब उसके बाद 3d भरेगा ना, ये 4 4 वाले भर गए तो अब 3d भरेगा। अब ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस का पॉइंट आता है यहाँ पर। अगर आप लोकेशन के हिसाब से देखोगे, अगर आप लोकेशन के हिसाब समझोगे, सबसे अंदर कौन सा होता है, एक सेकेंड, ध्यान ज्यादा रखने पड़ते हैं इसके बारे में। अब वो तो अब सारी बात नहीं बताऊंगा, मैंने ये भी कहा था, ठीक है, मैं उतनी बताऊंगा जितनी जरूरत है, फिर भी अगर हमें लगेगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। हैं जी, हाँ नहीं लिखा कोई बात नहीं, मतलब आप समझते हैं, कमाल है, मेरा ज्ञान आपको आपके पास है ना। तो 2p के बाद पहले 3s, और फिर मेन दिक्कत क्या है, देखो सबसे पहले क्या आता है आपके पास 1s, 1s के बाद आता है 2s, अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस का, फिर 2s, 2s के बाद क्या 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s। अब आप देखो सबसे पहले भरा 1s, चलो हजम होगी बात, फिर 2s, ठीक है, 2p, ठीक है, 3s, ठीक है, 3p, ठीक है, यहां तक तो सब ठीक था, दिख रहा है मैंग आपको। यहां पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है कि 3d की बारी 4s के बाद आ रही है, देख रहे हो इसको, पहले 4s भरेगा पहले। अब जैसे यहां पर आकर, यहां तक तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल आपके बाहर चलते चले जा रहे हैं ऐसे, यहां पर आकर ब्रेक लग जाता है, इस पॉइंट पर आकर 1s 2s 2p 3s 3p ये भर गए आपके पास, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहां तक देख सकते हो, 1s में मैक्सिमम आते हैं 2, फिर 2s में आए 2, फिर 2p में आए 6, समझ लो ना क्यों आ रहे हैं 6, p में 6 क्यों आते हैं अब तो पता है आपको। फिर उसके बाद आए 3s, 3s में आए 2, फिर 3p में आए 6, यहां तक रुके, कितने हो गए 18, ये हो गया आर्गन तक, ये होगी आर्गन तक की कॉन्फ़िगरेशन। जब आप 9th क्लास में होते हैं ना तो हम ज्यादा कुछ नहीं कराते आपको, मतलब 20 तक करा के कॉन्फ़िगरेशन छोड़ देते हैं, वहां पर आपको पढ़ाते हैं सबसे पहले 9th क्लास से बताते हैं 2n स्क्वायर, इनऑर्गेनिक की फाउंडेशन होती है, 2n स्क्वायर होता है बेटा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, और फिर उसके बाद 18, फिर 32, ऐसे बताते हैं। फिर आप आते हैं हमारे पास, आप कहते हैं सर ये हो गया मान लो पोटेशियम, चक्कर क्या पड़ता है, अब 4n के हिसाब से पहले कौन भरेगा, पहले 4s भरेगा, पहले 4s भरेगा। तो अगर अब 19 एटॉमिक नंबर है तो 19 में आप क्या लिखते हो, 2 8 8, जो 9th क्लास वाली कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8 1 लिखते हो। तो एक्चुअली क्या है ये है 1s2, फिर मतलब 1s2 हो गया 2 के लिए, फिर 8 के लिए 2s2 और 2p6, श्योर दो 8, फिर 3s2 3p6, फिर 8। अब 3d था यहां पर, ये 3d था यहां पर, लेकिन 3d भरता नहीं, ये अगर पसंद नहीं आया आने वाले को, नहीं पसंद आया उसको, ऐसा सीन हो गया यहाँ पर, वो कहता है पहले 4s में भरेंगे, वो लोअर एनर्जी का है, तो पहले किसकी बारी आती है 4s की। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अगर अपन 19 एटॉमिक नंबर होता है पोटेशियम का, अगर आपको ध्यान, ये 19वां इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है। पोटेशियम एल्कली मेटल है, पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हो सबसे पहले होता है s ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हैं। पोटेशियम के बाद कौन सा आता है, कैल्शियम।
कैल्शियम में क्या होता है आपके पास 4s2, मतलब आप समझो पोटेशियम जो 20 एटॉमिक पोटेशियम के बाद कैल्शियम में क्या आएगा 2 8 8 और 2। तो जो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसमें आते हैं 4s में। यहां पर आपके पास फिर वही, लेकिन उसके बाद क्या होता है कैल्शियम के बाद 9th क्लास में आगे कुछ नहीं पढ़ाया जाता आपको। आप पूछते हैं तो हम ऐसे बिला फुला से फुसला के भेज देते हैं, नहीं भाई अभी नहीं। वो भी इसलिए नहीं क्योंकि उस टाइम पर इतनी रामायण नहीं बताई जाती। अब आप बता सकते हो कि एक्चुअली 20 के बाद अब 21वां इलेक्ट्रॉन जो है ना 4s भर गया। देखो अब आप ये देखो अपने n+l पे दोबारा आते हैं 4s भर गया, 4s भर गया। अब किसकी बारी है, अब 3d की बारी है। अब ये अंदर भरना शुरू होता है, अब ये अंदर भरना शुरू होता है 3d, ठीक है ना। तो 21वां इलेक्ट्रॉन जो है स्कैंडियम का वो यहां पर आता है 3d1, फिर टाइटेनियम 3d2, फिर वेनेडियम 3d3, स्कैंडियम टाइटेनियम, पहली 3d सीरीज आपकी भरनी शुरू होती है। अब हम क्या होता है कि ये हाँ जी बोलो सर। जब 4s की फीलिंग होती है तब 3d के लिए जगह छोड़ देते हैं। हाँ 3d नहीं भरता, पड़े हैं मकान भी, वो तो एक तरह से कॉलोनी बनी पड़ी है, फ्लैट बने पड़े हैं, आने वाले को नहीं पसंद आया वो, ठीक है ना। तो सर जितना न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उतनी इनकी शेल की एनर्जी बढ़ती है, तो ये 3d की एनर्जी ज्यादा क्यों देखिए क्या होता है कि इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एक जनरल। तो इसमें जो जब इलेक्ट्रॉन्स भरने की बारी आती है ना तब उसमें स्पेसिफिकली n+l रूल है। इलेक्ट्रॉन जहां स्टेबल होता है, एक्चुअली आप समझो कि हमें जो ऑर्बिटल्स भी होते हैं ना वो ऐसे डब्बे डब्बे नहीं होते, आपको पता है इनकी शेप बताई हुई है, शेप होती है इनकी ऑर्बिटल्स। तो उसके कारण उसकी स्टेबिलिटी की हमने मेजरमेंट्स की हुई थी। वो एक्चुअली जो है ना वो स्टेबिलिटी भी हमें प्रोबेबिलिटी डायग्राम से पता लगता है। फिर वही बात है, अपन पीछे जाएंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पता लगती है अपने को, उसको उतने उस पार्ट में नहीं आना, उलझना नहीं है अपने को। वो पार्ट भी आपको ये पता हो भी डी ऑर्बिटल 3d पहले वैकेंट रह जाते हैं, पहले 4s भरता है बाहर का, फिर अब 3d की बारी आती है। तो जो जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना तो इसको तो आउटर मोस्ट शेल को आप n बोलते हो, ns, लेकिन उससे अंदर वाली एक शेल को आप क्या बोलते हो n-1। सबसे बाहर वाली शेल कहलाती है अल्टीमेट, उससे एक अंदर वाली कहलाती है पेनल्टीमेट, ठीक है। उससे भी अंदर वाली n-2 एंटी पेनल्टीमेट। आपने क्या बोला, पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट। देखो सबसे बाहर वाली जो इसको n लिखते हैं, अब ये छोटी छोटी बातें, सबसे बाहर की शेल को हम बोलते हैं अल्टीमेट, अल्टीमेट शेल बोलते हैं इसको। उसके बाद n-1 का मतलब होता है लास्ट बट 1, क्योंकि ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन लास्ट में पहले भरता है, 4s पहले भर गया, अब 3d भरना शुरू होगा। अब मान लो स्कैंडियम है, स्कैंडियम होता है एटॉमिक नंबर 21, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये एक्चुअली होगा 2 8 8 और 2, ये किसका बनता है कैल्शियम का, 2 8 10 20। अब स्कैंडियम में क्या होगा 21वां इलेक्ट्रॉन कहां आएगा यहां पर, तो एक्चुअली स्कैंडियम क्या होता है 2 8 9 2 होता है। तो 2 के लिए क्या हुआ 1s2, फिर ये 8 के लिए क्या हुआ 2s2 2p6, दूसरा शेल, तीसरा शेल। पहले अपन चौथा भर लेते हैं, या अपन ऐसा करें कि 3s2 और 3p6 तो भरा ही होता है ना, 3d को डिसाइड अपन बाद में करते हैं, और ये 4s2 है। तो ये ns शेल हो गया, ये 4 शेल n हो गया, इसमें ये थर्ड शेल n-1 हो गया। तो अब ये जो है ना इसमें इलेक्ट्रॉन भरता है n-1d में। तो जो d ऑर्बिटल्स होते हैं ना, d ऑर्बिटल जब भरते हैं तो हम उसमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं dn-1 1 to 10 और ns 1 to 2, जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम d ऑर्बिटल्स की। तो यही लिखते हैं क्योंकि d में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और n में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले में, लेकिन d कौन सा होता है n-1 होता है। तो ये बातें पता है हमें, कुछ कुछ को पता है, बहुत अच्छे से पता है, कुछ को हमें पार्सल सी ध्यान दी, अब थोड़ा हो जाएंगे, कुछ को अगर नहीं पता थी तो अब याद रखिए, ठीक है। n-1 को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ये भाषा आपको आनी चाहिए, मेरे ख्याल से आती भी आपको, अगर नहीं आती तो शर्म मत करना, लिख लेना अपने पास। और उसके बाद हमें जो है n-2 की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल, या जैसे अभी आपने बताया पेनल्टीमेट शेल भी बोल देते हैं। हैंडराइटिंग समझ आ रही है मेरी, चल जाएगा काम, आपसे तो ठीक ही है। तो ये वर्ड्स हैं, मतलब एक तरह की डिक्शनरी है, हमें पता होना चाहिए। जब कल को हम बोलेंगे हाँ भी एंटी पेनल्टीमेट में जाते तो आप समझो n-2 तक की हम बात करेंगे, क्योंकि f में ना जो f होता है, क्योंकि हमें d एंड f तक जाना है, f में इसी तरह से n-2 में इलेक्ट्रॉन भरता है और अंदर सबसे पहला जो d आता है, पहले उससे पहले 4s भरता है, तो d भरता है एक अंदर वाला। उसी तरह f जो है ना वो 2 अंदर वाली शेल में भरना शुरू होता है जब पहली बार भरता है, क्योंकि n+l के हिसाब से उसकी बारी नहीं आ पाती।
इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इसमें लिखते होते हैं, ठीक है ना। तो जहां तक अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन, चलो हम उस तरह से नहीं जाते, वो डायग्राम वगैरह उतना नहीं हम जाएंगे, एक बार बेसिक मेरी बात समझ आ गई आपको। ये जो आपको मतलब कल को कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, डी एंड एफ में, डी ऑर्बिटल में मैं आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है। देखिए क्या है कि स्कैंडियम जैसे अपन ने देखा, स्कैंडियम 21 होता है, पहला डी ऑर्बिटल होता है। नींद आ रही? अभी तो गिर जाता है यहाँ, इसलिए तो मैंने ऐसे रेस्ट वाली कुर्सियां नहीं है यहाँ पर कहीं, ताकि आप सारा लेकर ना सोए हैं। तो स्कैंडियम जो होता है, ये आता है आपको क्या? अच्छे से आता है? बस थोड़ा थोड़ा आता है, तो ढंग से सीख लो, ठीक है। अभी तो गिर जाता तो मैंने उठा दिया, नहीं तो बचा लिया तुझे मैंने, ठीक है। थोड़ा संभाल ले दोनों, या पता नहीं ये भी कहीं ऐसे ही हो झूल रहे हो, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद आप ऐसे फंसे हैं, नहीं तो क्या होता है ऑनलाइन में, यही तो फायदा होता है, ऑनलाइन में यही तो फायदा होता है, चलाया अगला बोल ही जा रहा है मस्ती से, ठीक है। तो ये चीज जो स्कैंडियम जो है, ठीक है, ऐसा होता था। हमारे फिजिक्स वाले सर थे ना, तो वो जब मैं पढ़ता था तो उनका डायलॉग होता था, तो उन्होंने ऐसे ही सो गया आ गया ऐसे आराम से रखा डेस्क, सुना फिजिक्स सुनते सुनते आंख बंद। तो वो बेचारे वो गांधीवादी थे मेरे जैसे, उन्होंने ये कहा भाई ड्राइवर की सीट के पास सोया मत करो, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, मुझे भी नींद आएगी आपको देख के, ठीक है। आसान काम थोड़ी है अपने आप को मतलब होश में रखना, इजी काम नहीं है यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। तो अभी तो आज तो जोश ज्यादा है, कल मुझे लगता है जोश धीरे धीरे कुर्सियां खाली होनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पर, मुझे सब कहें यार ऑनलाइन ही ठीक था, कोई देखता तो नहीं था, ठीक है। तो चलो खैर, अब देखो आप स्कैंडियम जो है, इसमें जैसे अपन जब भरते हैं तो ये क्या हुआ, आर्गन के बाद, आर्गन 18 के बाद 3d और 4s होता है ना जैसे, तो पहले 4s2 भरता है, 18 और 2 20 हुआ, अब ये भरेगा 3d में 1। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, इसी तरह से आर्गन के बाद 4s2 और 3d 2, वेनेडियम 3d 3 4s2। लेकिन एक तो फर्क आता है यहाँ पर क्रोमियम में, अगर आपको ध्यान हो, क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाँ, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। देखिए जैसे वेनेडियम आया 23 पर, उस पर भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो अपने को पता होनी चाहिए जब हम डी एंड एफ पढ़ेंगे। तो मैं तो एक बार कंसाइज जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आने वाले कॉन्सेप्ट्स उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे अब जब आप 24 पर आते हैं ना क्रोमियम पर, तो ये क्या आता है आपके पास, ये आर्गन 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 हुआ, तो ये होगा 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, ये होता है 3d5 4s1। जो 3d है उसमें 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 और 5, इसमें ये मानते हैं हम क्रोमियम की जो प्रॉपर्टीज मिलती है उसके हिसाब से 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में आता है, मतलब वो 3d5 4s1 होता है। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है क्रोमियम की, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं जब, तो वो एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल होते हैं। ऐसा ही फिर इसी में जब हम आगे चलेंगे, जब पेयरिंग शुरू कर देंगे क्रोमियम के साथ मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर, अगेन फिर कॉपर पे ये चीज देखने को मिलेगी। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। हाँ जी, तो कॉपर में क्या होता है कि आर्गन के बाद 3d और 4s, आप एक बात को समझे कि 30 तक इस 3d में ही भरने वाले हैं, क्योंकि 4s2 18 और 2 20 और d में कितने आएंगे 10, तो 3d 10 तक इसमें आएंगे, तो 29 के हिसाब से 9 होना चाहिए, 3d9 4s2, ये गलत होता है। कॉपर की सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18 3d10 4s1, ठीक है ना, ये इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है। डी एंड एफ में मेनली हमें पहली 3d सीरीज ही याद करनी है, ठीक है, 3d सीरीज ही हमें अच्छे से आनी चाहिए, उसके अंदर जो भी, हाँ जी बोलो, लास्ट स्लाइड कर दो एक बारी। हाँ जी अभी 1 मिनट। तो जो है ये 3d10 4s1, इसमें क्या हो जाएगा कि आपके पास 3d में 1 2 3 4 और 5, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4s1 इस तरीके से। तो 3d10 इज मोर स्टेबल देन 3d9, इसीलिए कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। तो ये बातें डी एंड एफ में ध्यान रखने वाली हैं। जिस दिन डी एंड एफ शुरू करेंगे, हफ्ते 10 दिन बाद जब हम शुरू करेंगे, तो उस दिन मैं पहले भिड़ती आपसे कहूंगा हाँ जी आज स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक की कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, तो उस दिन पता लगेगा आपने मेरी बात कितनी ध्यान से सुनी। हर चीज का हिसाब लिया जाएगा, आप ये देख लेना। आप जग के सुन रहे हो कि सो के, वो एक अलग बात है, ठीक है। आजकल कुछ कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा अच्छा समझ आता है, थोड़ी नींद लेते ज्यादा बढ़िया समझ आता है, ठीक है। तो मगर हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। जो मैंने बात बोली एक एक शब्द वापस मैं आपसे लूंगा,
ठीक है ना, तो मैं आपसे पूछूंगा फिर उस दिन, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो जो है ये सारी की सारी बातें होगी आपकी कॉन्फ़िगरेशंस वाली, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से अगर मैं मेरी बात करूं, ये चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको चाहता हूं भी आपको पता हो, ठीक है। अब इसकी छोटी सी एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे शुरुआत हमने करी, ये पिछली स्लाइड निकाल दी बेटा, ये देख लेना आप, है हो गया सर। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मान लो कल को भी NF5 एग्जिस्ट नहीं करता, फास्फोरस का पेंटाफ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, तो इसका जवाब कैसे आएगा, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, वो इस कॉन्फ़िगरेशन में छुपा हुआ है। नाइट्रोजन का अच्छा एक बात और, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम से लेकर जिंक तक, एनी टाइम फर्स्ट 30 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, ये मैंडेटरी है, कोई एक्सक्यूज नहीं है इस चीज का। हालांकि अभी मैं पी ब्लॉक में आपको वर्टिकली भी याद करवा दूंगा, मगर फर्स्ट 30 और पी ब्लॉक सारा, फर्स्ट 30 तो नॉर्मल रूटीन में चल रहा है, पी ब्लॉक सारा आना चाहिए, एस ब्लॉक इधर सारा, सिर्फ डी और एफ में मैं कहूंगा कि भी चलो जो आपकी 3D के बाद नेक्स्ट आगे के एलिमेंट है वो चलेगा, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं भी याद, मगर एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। लगभग पीरियोडिक टेबल सारी याद करवा दूंगा मैं, मतलब या अभी तो मैं कुछ सेगमेंट ही करा रहा हूं, तो आपको याद होनी चाहिए, हो जाती, ठीक है। तो चलो खैर, अभी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बता सकते हो 7, तो आज के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन क्या बना है इसका, 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, समझ आ रही मेरी बात, यूं ही सिर मत हिलाना बस, ये शर्म मत करना कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, फ्यूचर आपका है ना। और फास्फोरस 15, इसका क्या बना 1s2 2s2 2p6, ये हो गए 10, फिर 3s2 12 और 3p3, एक ही ग्रुप के मेंबर है। नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप के कैसे होते हैं पता है आपको, जैसे ये 2p3 है ना, ये क्या है 3p3, आउटर मोस्ट, हाँ वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, p3 वाले जितने भी है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाओगे, नाइट्रोजन 2p3 है, फास्फोरस 3p3 है, फिर आर्सेनिक 4p3 है, एंटीमनी फिर 5p3 है, फिर बिस्मथ 6p3, ऐसे चलेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ऐसे चलेगा वर्टिकली, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, पर p3 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 रहेगा एक ग्रुप के अंदर, ये 15 ग्रुप के मेंबर होते हैं, सब बातें बता दूंगा मैं आपको, रिकॉल कर लेंगे हम। तो अब इसमें क्या होता है कि वो कहता है कि नाइट्रोजन तो पेंटाफ्लोराइड बनाता है, सॉरी फास्फोरस तो पेंटाफ्लोराइड बनाता है, नाइट्रोजन नहीं बना पाता, इसका कारण क्या है? कारण क्या है कि जब आप बात करते हैं यहां पर, अभी वैसे तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लाना पड़ेगा, लेकिन 5 बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन के अगर मैं ऑर्बिटल्स बनाऊं तो ये है 2s और 2p, यही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, ठीक है ना। लेकिन यहां पर तो ये कितने ऑर्बिटल्स मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड बनाने में, 4 कर सकते हैं। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मतलब ये, मतलब अगर हम इस, चलो मैं सारी बातें अभी सारे शब्द इकट्ठे नहीं बोलता, फिर नाइट्रोजन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि, लेकिन अगर फास्फोरस की बात करेंगे तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड होता है, 3 बना सकता है वो, 4 तक बना सकता है ना, तो 3 तो बना सकता है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड होता है फास्फोरस ट्राइफ्लोराइड भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन पेंटाफ्लोराइड नहीं होता, जबकि फास्फोरस का पेंटाफ्लोराइड होता है। इसका रीजन क्या है कि फास्फोरस के 3 और 3rd शेल के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड में, तो हम एक चीज भूल जाते हैं, हम 3p3 लिख के भूल जाते हैं, लेकिन एक चीज और है यहां पर, वो क्या है 3d, लेकिन वो खाली पड़ा है। दिस इज व्हाट यू कॉल प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स, इसके पास जगह है भाई, इसके पास खाली जगह है जहां पर और इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट कर सकता है। अगर ये 2 क्लोरीन एक्स्ट्रा से बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास जगह होनी चाहिए ना, अगर किसी होटल में और रहने के लिए अगर यात्री आते हैं तो होटल में कमरे भी तो होने चाहिए ना, नाइट्रोजन के पास है ही। तो यहां पर जो होता है ना, एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं इसके बनाऊं तो 2s, ये एक तो 3s हो गया, फिर क्या हो गया 3p, और फिर उसके बाद ये 1 2 3 4 5 3d भी पड़ा इसके पास खाली, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स जो 2s 2p में बढ़ते हैं 8 होते हैं, सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट शो नहीं कर सकता। सेकेंड पीरियड में होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तो खैर नोबल गैस आ गई। सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट शो नहीं कर सकता। ऑक्टेट रूल जो हमने लुईस एंड कॉसल वाला पढ़ा है वो सेकेंड पीरियड तक सर्वमान्य है, बिल्कुल सही, यूनिवर्सली करेक्ट है भाई, हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करता है। लेकिन सेकेंड पीरियड से आगे जब हम थर्ड पीरियड में हॉरिजॉन्टल पीरियड, हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं,
थर्ड पीरियड में जब हम चलते हैं तो वहां पर से एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट देखने को मिलता है। ये बात लुईस कॉसल उनको नहीं पता था। फास्फोरस जब पेंटाफ्लोराइड बनता है तो फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, और वो क्यों कर सकता है ऐसा? क्योंकि उसके पास 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल ये बॉन्डिंग में दे देता है अपने बनाने के लिए, तो 5 क्लोरीन को एकोमोडेट कर पाता है। कैसे करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट दिस इज व्हाट यू कॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स या एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन नहीं कर पाता। ऐसा ही क्वेश्चन कल को 18th ग्रुप का आता है। 18th ग्रुप का 16th ग्रुप का पहला मेंबर जानते हो ऑक्सीजन होता है। 16th ग्रुप का पहला मेंबर होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। दूसरा मेंबर होता है सल्फर। सल्फर का होता है 16। ये क्या बना? 1s2 2s2 2p4। ये क्या बना? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब एक कंपाउंड होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है ऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड? ये एग्जिस्ट नहीं करता। सल्फर हेक्साफ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सल्फर के पास यहाँ पर ये खाली पड़ा है, इसके पास s ऑर्बिटल है, उसके पास p ऑर्बिटल है, उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। तो वो क्या करता है? 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल दे सकता है। लेकिन ऑक्सीजन उसके पास तो 2d कुछ होता ही, सेकंड शेल तक है, तो उसके पास तो क्या हुआ? 1 और 3 मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो अपनी कोवेलेंसी एक्सपैंड नहीं कर सकता। अब ये चीज हर एक के पास है, सिर्फ सेकंड पीरियड वालों के पास ये लिमिटेशन है। ऐसे ही फ्लोरीन, ठीक है ना? आपने IF7 कंपाउंड सुना है? सुना हुआ है? आयोडीन क्या होता है? हेलोजन। वेकेंट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। आपने Fi7 सुना है? नहीं सुना। कारण फिर वही, फ्लोरीन के पास और ऑर्बिटल्स नहीं है। फ्लोरीन भी क्या होता है? 9 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p5, उसके पास भी d ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन उससे आगे क्लोरीन मतलब जो है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट शो कर सकता है। उसके नीचे वाला ब्रोमीन कर सकता है, आयोडीन कर सकता है। तो सेकंड पीरियड वाला मतलब आप ये समझो कि ये अगर कॉन्सेप्ट पता लग गया तो आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन आएगा PCl5 exists, NF5 does not due to absence of vacant d orbital in nitrogen. SF6 exists, OF6 does not due to absence of vacant d orbitals in oxygen. वो कहेगा IF7 exists, ClF3 exists, FCl3 does not. फिर आप बोलोगे absence of vacant d orbitals in fluorine. एक कॉन्सेप्ट कितने सारे सवालों का जवाब देता है, बट स्ट्राइक करना आना चाहिए कि कहां पर स्ट्राइक करना है। इज इट ओके? ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को हम समझेंगे। कल हम क्या करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो बातें बहुत सारी बातें पीरियोडिक टेबल की हैं जो इसमें समझनी है, केमिकल बॉन्डिंग की जो इसमें समझनी है, तो पहले हम उनको रिकॉल करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी पर चलते हैं। सर एक क्वेश्चन है। कुछ कह रहे हो? हाँ सर, हाँ जी, क्वेश्चन ये था कि इसके बाद भी तो सर 3S है 3P है, मतलब अपने